हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आए हैं, ठीक है, जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और जानते हैं कि ये क्या होता है, कहां से आता है और इसके बारे में तमाम डिटेल्स। ठीक है, हमने कहा हमारे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा एक्चुअली में ये टॉपिक आया कहां से। ये लास्ट ईयर क्लास 10th में जब हम लोग थे बच्चों, तो हमने लास्ट में एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके। उस चैप्टर में बच्चों एक चीज थी डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसकी वैल्यू b² - 4ac होती थी। एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स। मैंने कहा था वहां पे जब नेचर ऑफ रूट जो है निकालो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी तो हम वहां पे लिख देते थे इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, तो वहां पे इसको छोड़ देते थे। तो ये उसी के आगे की बच्चों कंटिन्यूएशन है। तो थोड़ा सा मैं पहले टॉपिक को बेसिक लेवल से समझाऊंगा, थोड़ी जानकारी दूंगा इसकी बेसिक लेवल पे, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा समझेंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं एक बात कर रहा हूं, मैंने कहा मेरे पास कभी भी, तुम लोग को पता है, मेरे पास कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो, अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर हो, तो मैं बोलता हूं कि वो नंबर इक्वल टू इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी, मैंने कहा अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाए किसी वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा लास्ट ईयर समस्या कहां पे आती थी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल पिछले साल हमें एक एक्सप्रेशन दिया होता, x² + 1 = 0, और कोई कहता बच्चों इसको सॉल्व कर दो। हमें एक एक्सप्रेशन दिया होता x² + 1 = 0 लास्ट ईयर, और इसको कहता हमसे सॉल्व कर दो। हम लोग क्या करते इसको सॉल्व करने के लिए? हम लोग x² को लिख देते -1, x को लिख देते स्क्वायर, यहां से वहां जाता है तो प्लस माइनस अंडर रूट बनता है -1, और उसको छोड़ देते हैं यहां पे। बोलते ये इमेजिनरी नंबर है, बोलते ये क्या है, मैं वो क्या बोल देता, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी, मैं कह देता ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ऐसा मैं बोल देता। ठीक हो गया। अच्छा, इस क्लास में हमने एक कंसेप्ट पढ़ना है बच्चों, जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ आयोटा। एक कंसेप्ट पढ़ना है नोन एज कंसेप्ट ऑफ आयोटा। एक कंसेप्ट पढ़ना है बच्चों जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ आयोटा। मैंने कहा ये कंसेप्ट क्या कहता है? मैंने कहा ये कहता है कि अगर कभी भी तुम्हें अंडर रूट के अंदर -1 दिखाई दे, तो तुम लोग उसको आई बोल सकते हो। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, और आई की वैल्यू होती है बच्चों अंडर रूट ऑफ -1, ऐसा तुम कर सकते हो। ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ आयोटा जब से आया, तो तब से ये बच्चों सॉल्व होने लगा। तो मैंने कहा कंसेप्ट ऑफ आयोटा की वजह से, मैं इस एक्सप्रेशन को अब सॉल्व कर सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं देख लेते हैं। मैं लिख सकता हूं x = + अंडर रूट -1 को i। तो मेरे पास यहां पे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी बच्चों। एक x मिल जाएगा मेरे पास i, और दूसरा x मिल जाएगा मेरे पास -i। एक x मिल जाएगा मेरे पास i, और दूसरा x मेरे पास मिल जाएगा -i। मेरा यह सिचुएशन सॉल्व हो गई है। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके और तुम्हें इसको दिखा देता हूं पिछले साल की तरह। मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 1 x या x² + x + 1। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + x + 1 = 0, और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले इस इक्वेशन में से a की वैल्यू निकाली 1, b की वैल्यू निकाली 1, c की वैल्यू निकाली 1। मुझे abc बच्चों इस एक्सप्रेशन से मिल गया।
मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश की जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a इंटू सी 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -3। तो जो d की वैल्यू आई है वो नोटिस करने लायक है -3 है। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि सिंस d इज लेस देन 0, since d is less than 0, therefore equation will have no real roots. Equation will have no real roots. Equation के कोई भी real roots बच्चों इसका मतलब है नहीं होंगे। क्लियर बात? ऐसा हम पिछले साल करते थे। इसका मतलब रियल नहीं होंगे तो पक्का इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होंगे। मैंने कहा मैं कंसेप्ट ऑफ आई लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धराचार्यास फॉर्मूला जो कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है वो लगाने वाला हूं। ठीक है, मैंने कहा x बराबर हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू 1 है प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू -3 आई है, डी की वैल्यू -3 आई है, डी की वैल्यू -3 आई थी अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू भी 1 है। ये मेरे पास कंडीशन मिली है मुझे। ठीक है, सुनोगे बात सब लोग बहुत ध्यान से, सब लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनोगे, काफी बढ़िया कंसेप्ट है ये। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इमेजिनरी रूट सॉल्व करने का तरीका है बच्चों। अब बात सुनो। नाउ मैंने कहा मेरी जो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है वो आ गई है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 को मैं वैसे 3i लिख सकता हूं। अंडर रूट -3 को मैं 3i। बच्चे पूछते हैं सर कैसे? मैंने कहा अंडर रूट -3 है, अंडर रूट -3 को मैं लिख सकता हूं रूट -1 इंटू रूट 3। सही बात है, रूट -1 को i लिख दूंगा इंटू रूट 3, ऐसे रूट 3i या i रूट 3। तो मैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो -3 है उसको i रूट 3 लिख दूंगा अपॉन 2 1 जा 2, नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने तुम्हें बता दिया, सिंस ऐसा होता है इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, इसको अभी मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, सिंस लिख दिया इसीलिए। ठीक है, अब सुनो बात को। मैंने कहा तो इसके हिसाब से x की एक वैल्यू आ गई -1 प्लस i रूट 3/2, और दूसरी वैल्यू आ गई -1 माइनस i रूट 3/2। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, सॉल्व हो गया बच्चों कंडीशन। ये कंडीशन हम पिछले साल तक यहीं पे छोड़ देते थे, इसको सॉल्व नहीं कर पाते थे ड्यू टू हैविंग कंसेप्ट ऑफ आयोटा। क्योंकि अब हमारे पास कंसेप्ट ऑफ आयोटा है, क्योंकि अब हमारे पास कंसेप्ट ऑफ आयोटा है, इस वजह से बच्चों मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं। इस कंसेप्ट ऑफ आयोटा की वजह से मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं बच्चों। ठीक है, इस कंसेप्ट ऑफ आयोटा की वजह से मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जानने की तरफ चलेंगे बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मैंने कहा वही नंबर होता है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो, जिसमें आयोटा हो। कॉम्प्लेक्स नंबर वही नंबर है हमारे लिए जिसमें आयोटा हो। ठीक है, समथिंग आई उसके साथ हो। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म की सबसे पहले बात करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले जनरल फॉर्म की ही बात करते हैं। जनरल फॉर्म, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, z इक्वल टू स्मॉल z इक्वल टू a प्लस
आई बी या x प्लस आई वाई भी लिख सकते हो। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म में हमेशा होता है। मैंने कहा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। मैंने कहा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक उसमें रियल पार्ट होता है, एक उसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बात, देखो अभी टॉपिक समझ लो, क्वेश्चंस तो इसके बाद मेरे पास बहुत सारे हैं, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर भी होंगे। ठीक है, फिलहाल बच्चों टॉपिक देखो पहले। मैंने कहा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट ऑफ z, मैंने कहा रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? मैंने कहा रियल पार्ट ऑफ z को दिखाते हैं शॉर्ट में REZ से, और वो बराबर होता है जिसमें I नहीं होता, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z है बच्चों x, यहां पे रियल पार्ट ऑफ z है बच्चों x। ठीक हो गया। अब बारी आती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की। अब बारी आती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की। मैंने कहा वो हिस्सा जिसके पास i है, i इंटू वाई। ठीक है, यहां पे y जो है y यहां पे इमेजिनरी पार्ट है, उसको शॉर्ट में लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई एम z, और वो यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे वो y है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो हो गया वो y आ गया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो y आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था इसके बारे में कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म ये होती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक उसके अंदर रियल पार्ट होता है बच्चों, एक उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर होगी बच्चों। ठीक हो गया। अब हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मैंने कहा अ कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be प्योरली रियल। अच्छा, ये जनरल फॉर्म जो होती है जरूरी नहीं है x प्लस आई वाई लिखो, हाँ a प्लस आई बी भी लिखते हैं कुछ लोग, a प्लस आई बी। जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें कहेगा इक्वेशंस को या कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी फॉर्म में लाओ, वो x प्लस आई वाई की बात कर रहा होता है, एक ही बात होती है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ, अगर प्योरली रियल तब होगा जब इट्स इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो ये x प्लस आई वाई मतलब जीरो इंटू आई या आई इंटू जीरो होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ठीक है, हेयर imaginary part of z equal to 0, therefore z is purely real, z purely real हो गया बच्चों इस स्थिति में। ठीक है, और कहानी सुनते हैं। मैंने कहा a complex number is said to be purely imaginary, is said to be purely a complex number is said to be purely imaginary अगर उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए बच्चों, if its रियल पार्ट इज जीरो, अगर उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई होता है तो उसका जीरो प्लस वाई आई या आई वाई, जीरो प्लस वाई आई या आई वाई एक ही बात होती है।
ये होगा, मैंने कहा यहां पे रियल पार्ट जो x था वो 0 है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है, देयरफॉर z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर है बच्चों। ठीक है, ये कंसेप्ट है बच्चों, कुछ छोटा मोटा बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। एक मिनट, एक टॉपिक है बच्चों छोटा सा जिसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक छोटा सा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि करंट सीबीएसई सिलेबस जो हम लोग का है उसमें हमारा अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक हट चुका है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हट चुका है। ठीक है, लेकिन देखो हमारा मानना है कि हम वो दोनों टॉपिक भी आप लोग को या तीनों टॉपिक भी आप लोग को इसमें पढ़ाएंगे, चाहे उनके इंडिविजुअली अलग 2 लेक्चर्स अलग बनाएंगे या रिमूव पार्ट के अलग लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन सिखाएंगे जरूर। और मैंने ये बात नोटिस भी करी है कि कुछ स्कूल्स में पढ़ाया भी गया है वो टॉपिक, तो पढ़ाया गया है तो 11th में दिया जाएगा, क्योंकि 11th में सीबीएसई से तो पेपर आ नहीं रहा है, तुम्हारे स्कूल के टीचर नहीं बनाना है, या तुम्हारा जो भी स्कूल का मैनेजमेंट है उसी ने बनाना है, या तुम्हारा अगर तो तुम्हारा स्कूल के ही मैनेजमेंट को तब भी पेपर बनाना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाएगा जो उसने करिकुलम या सिलेबस तुम लोग को पढ़ा रखा है। ठीक हो गया, तो इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। मैंने कहा लेट कर लिया Z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई और Z2 इक्वल टू a प्लस आई बी, B2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन दोनों को क्या ले लो, B2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो बच्चों। मैंने कहा ये जो दोनों मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 विल बी इक्वल टू Z2 इफ, मैंने कहा Z1 और Z2 एक दूसरे के बराबर तब होंगे जब X और A मतलब रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। मैंने कहा ऐसा तब होगा, मैंने कहा बी अ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 इक्वल टू Z2 होगा अगर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ भी लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू a होगा, रियल पार्ट बराबर, इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू b या b इक्वल टू y होगा। ठीक है, ऐसा तभी कहलाया जा सकता है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर में एमसीक्यू में भी आता है। ठीक है, तो प्लीज जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ हमारे। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहां पे आप लोग के सामने। मैंने कहा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल दे रखा है 3 प्लस आई माइनस 6 के। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने कहा x की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने कहा x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, ये पेयर्स हैं। ठीक है, मैंने कहा रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लो, मैंने कहा रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लो, मतलब 4x इक्वल टू 3 ले लो, x इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई होगी। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लो, मतलब जो ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट है उसको इधर के इमेजिनरी पार्ट -6 से कंपेयर कर लो। मैंने कहा 3x की जगह 3/4 माइनस y इक्वल टू -6। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। मैंने कहा
मुझे y निकालना है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो ऐसा करने से ये 3 3 9/4 होगा पहले तो, -6 यहां के +6 हो जाएगा, y वहां जाके +y बन जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, जो इसको सॉल्व करके आएगी। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 4, ठीक है, 9 प्लस, ठीक है, 1 4 जा 6 4 जा 24। तो मैंने कहा y बराबर आ जाएगा 24 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 33/4। तो हमारा x और y आ चुका है, x 3/4, y 33/4। तो बच्चों प्लीज इसको भी नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना, इसकी तरफ बच्चों हम लोग बढ़ेंगे। अब प्लीज बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लो, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, ठीक है। काफी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं अलजेब्रा, अब चलते हैं बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ और देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। मैंने कहा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखेंगे, मैंने कहा मान लो पहला अलजेब्रा, मतलब पहला जो हमने इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है, नंबर 1, वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करना बच्चों। मैंने कहा लेट कर लेता हूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कहा लेट कर लो z = x + iy, या z1 ले लो, और z2 = a + ib, b2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको क्या मान लो बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। मैंने कहा अगर तुम्हें z1 + z2 निकालना है, मतलब अगर तुम्हें x + iy प्लस a + ib निकालना है, तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का बच्चों तरीका होता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ो। मैंने कहा z1 + z2 बराबर आ जाएगा, x में जुड़ेगा a या a + x, प्लस iy + ib जुड़ेगा, उन दोनों में से i कॉमन आ जाएगा, तो y + b, ठीक है। एक्चुअली अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दोबारा दिखा देता हूं। मैंने कहा x में जुड़ेगा a प्लस iy में जुड़ेगा ib, इससे x + a इसका रियल पार्ट हो जाएगा, इन दोनों के पास i है तो इमेजिनरी पार्ट हो गया, i कॉमन ले लेता हूं, y + b, कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने कहा z1 + z2 आ जाएगा, दोनों रियल पार्ट्स को जोड़ो प्लस दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को जोड़ो इनटू i, कुछ ऐसा बच्चों ये एक्सप्रेशन दिखाई देगा। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देगा, ठीक है। यह है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का तरीका है बच्चों ये, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का तरीका है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दो लेट किए थे, यहां लिख दें इसको, ठीक है। तो मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग को जोड़ के दिखा दिए। मैंने कहा अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं,
ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली होती है, अरे ये सब तुमने 8th में पढ़ी होंगी, बस वहां कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो तो वापस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एडेड, मैंने कहा जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े जाते हैं, कॉमा देन द रिजल्टिंग नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ो तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। देन द रिजल्टिंग नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया, देन रिजल्टिंग नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने कहा नंबर दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों मेरी दूसरी प्रॉपर्टी। मैंने कहा ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर Z1 को Z2 में जोड़ो या Z2 को Z1 में जोड़ो एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होते वो। जैसे एक को दो में जोड़ो, दो को एक में जोड़ो, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता था, क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इफ Z1 एंड Z2 आर टू complex numbers, then Z1 में Z2 जोड़ो या Z2 में Z1 जोड़ो एक ही बात होती है। तब Z2 में Z1 जोड़ो या Z1 में Z2 जोड़ो एक ही बात होती है। ठीक है, तीसरा कॉम्यूटेटिव के बाद बच्चों बारी आती है एसोसिएटिव की। किसकी बारी आती है, एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव के बाद बारी आती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, ये कहती है अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इफ Z1, Z2 and Z3 are three complex numbers, then मैंने कहा Z1 में Z2 जोड़ो, उसमें फिर Z3 जोड़ो, या Z1 को जोड़ दो Z2 प्लस Z3 में, बात एक ही होती है। इसको कहते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा अगर Z1 Z2 जो है, Z1 Z2 Z3 हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ऐसे केस में बच्चों एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर Z1 में Z2 जोड़ो, उसमें Z3 जोड़ो, या Z1 Z2 को जोड़ दो Z3 में, बात एक ही होती है बच्चों। ठीक है, अगला आता है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी होती है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक है,
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। मैंने कहा एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या नंबर जोड़ूं कि वही वापस आ जाए। मैंने कहा किसी भी नंबर में जीरो जोड़ दो वही वापस आ जाता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो जोड़ दो वही वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने तो कहा था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मैंने कहा जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखो नई बात बता दी, बहुत भयानक सी, इसी बात के लिए रुका था। जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे? मैं जीरो को लिख दूंगा जीरो प्लस जीरो आई, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो है, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसमें आई तो है ना, जीरो प्लस जीरो आई। तो मैंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, मैंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z, मैंने कहा लेट z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक z को क्या मान लो, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। देन z में जोड़ दो जीरो प्लस जीरो आई, जिसको कहते हैं जीरो ही कहते हैं जिसको, उससे मुझे वापस z मिल जाएगा। हेयर जीरो प्लस जीरो आई विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, जिसको जीरो भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z, इज कॉल्ड एडिटिव, is called additive identity of z, is called additive identity of z बच्चों, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मेरे पास एक और पांच होते हैं बच्चों टोटल एडिशन के जो रूल्स होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज होती है, पांच होती हैं। मैं पांचवी लिखता हूं बच्चों। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि इसमें क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, उसको कहते हैं। तो उसके बारे में भी बात करने जा रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो बच्चों। प्लीज बच्चों इसको नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बारी आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा आखिरी पांचवी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब मैंने कहा लेट कर लो z बी आ, मैंने कहा लेट कर लो z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है z में क्या जोड़ूं कि वापस जीरो आ जाए। किसी भी नंबर में वो क्या जोड़ो कि जीरो आ जाए। मैंने कहा उसी नंबर का नेगेटिव, 1 में -1 जोड़ दो जीरो, 2 में -2 जोड़ दो जीरो, 5 में -5 जोड़ दो जीरो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव जोड़ दो, आ जाएगा जीरो। तो हेयर -z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z, कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z बच्चों। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा तुम लोग को एक अच्छे एग्जांपल से बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। मैंने कहा z में मैंने कहा क्या जोड़ूं, मैंने कहा z में -z जोड़ दो
क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने कहा z में माइनस जेड जोड़ दो, 0 आ जाएगा। मैंने कहा माइनस जेड कैसे निकलेगा, माइनस जेड बराबर होगा, मैंने कहा माइनस जेड बराबर होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। मैंने कहा ये बराबर होगा माइनस एक्स माइनस आई वाई, माइनस साइन अंदर दोनों जगह चला गया। तो मैंने कहा एक सेकेंड दो, मेरे को थोड़ा बेहतरीन करना चाह रहा हूं मैं इसको। मैंने कहा z में क्या जोड़ूं, मैंने कहा z में क्या जोड़ूं, एक सेकेंड, माइनस जेड निकाल लिया। मैंने कहा z में माइनस जेड जोड़ दो, z में माइनस जेड जोड़ दो। z क्या था, x प्लस आई वाई, प्लस माइनस जेड क्या है, माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, आई वाई से आई वाई कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 0 आ गया। तो z प्लस माइनस जेड इक्वल टू 0। इसी वजह से तो बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। हम लोग दो कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे ना, उससे उसका नेगेटिव को ऐड कर देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को सुनना। रुको मैं इसको एक डब्बे में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। सब्ट्रैक्शन ये यहां पे एडिशन खत्म हुआ है, ये एडिशन खत्म हुआ है, ये एडिशन यहां शुरू हुआ था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसके बाद ये आखिरी पांचवी प्रॉपर्टी थी, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बच्चों, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही। मैंने कहा मान लो Z1 माइनस Z2 करना है मुझे, मैंने कहा मैं करूंगा ही नहीं, मैं Z1 में जोड़ूंगा माइनस ऑफ Z2। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, Z2 का माइनस निकाल लूंगा, उसमें Z1 जोड़ दूंगा, या Z1 में Z2 का माइनस जोड़ दूंगा, बस बात खत्म। तो सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में करने की जरूरत होती ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर में खुद हो जाता है, ठीक है, करना नहीं पड़ता है। एडिशन से ही सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाती है सब्ट्रैक्शन की। तो मैंने कहा मेरा पहला था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने सब्ट्रैक्शन भी उसी में बता दिया शॉर्ट में। मैंने कहा सब्ट्रैक्ट हम कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को करते ही नहीं है, हम ऐड करते हैं उसका नेगेटिव उसमें। अब हम चलते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, ये यहीं पे मिक्सअप हो गया एक तरीके से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तब तक इसको बच्चों पॉज कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों पॉज करके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, और हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, हमने सफिशिएंट पेज छोड़े हैं बीच में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स
नंबर्स, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। ये भी एक अलजेब्रा का एक मेथड है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये भी एक अलजेब्रा का एक पार्ट है। अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जोड़ लिया, घटा लिया, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा मल्टीप्लाई करने के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं देख लो बच्चों, सीखोगे। ठीक है, मैंने कहा लेट, यही करता हूं बल्कि वहां पे मैं अभी लॉज भी तो लिखने, मैंने कहा लेट कर लो, लेट Z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड Z2 इक्वल टू a प्लस आई बी। जरूरी नहीं है यही लो, a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो बस एक लेने का तरीका है बच्चों। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए गए। मैंने कहा Z1 इंटू Z2 बराबर होता है x प्लस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय a प्लस आई बी। नॉर्मल मल्टीप्लाई करो बच्चों, उसको x को a से करो, ax आ जाएगा या x से आ जाएगा। x को आई बी से करो तो आई बी एक्स आ जाएगा। आई वाई को a से करो तो प्लस आई ए वाई आ जाएगा, प्लस आई वाई को आई बी से करो तो आई स्क्वायर वाई बी या बी वाई आ जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, अच्छा सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। यहां थोड़ी जगह बची है, यहां पे थोड़ा यूज कर लेते हैं इस जगह को। मैंने कहा हमेशा ध्यान रखना आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। इसको कहते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई की बात हो रही है, आई की पावर क्या क्या हो सकती हैं और उन पावर्स पे उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। मैंने कहा पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। ठीक है, मैंने कहा आई की पावर 1 मतलब आई रूट के अंदर -1 होता है। आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दूंगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, -1 आएगा। आई क्यूब माइनस आई आएगा, कैसे आएगा? आई क्यूब को लिख दूंगा आई इंटू आई इंटू आई, आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू आई, -1 इंटू आई बच्चों माइनस आई, सॉरी हाँ सही लिखा है मैंने, माइनस आई होता है बच्चों। क्या होता है? माइनस आई। अच्छा, आई की पावर 4 1 होता है। क्या होता है? आई की पावर 4 1 होता है। मैंने कहा आई की पावर 4 1 होता है। एक सेकेंड ना, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम नोट्स में बना के थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे कि क्या पढ़ा था करके, इसीलिए बेटर कि हम लोग इस बात को हाईलाइट कर लें कहां से आ रही हैं करके ये बातें। ठीक है, इन बातों को हाईलाइटेड रहे तो ज्यादा अच्छा है। मैं बढ़िया करके इसको सेटल भी कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर पाओ। ठीक है, नोट्स नीट एंड क्लीन बने आपके। ये देखो, ठीक हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों पावर ऑफ आई की। मैंने कहा पावर ऑफ आई, आई कहां से, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये। ठीक है, मैंने कहा पावर ऑफ आई आया कहां से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे पूछते हैं सर आई की पावर 4 कहां से आया, आई की पावर 4 कहां से आया? मैंने कहा निकाल के दिखा दूंगा। आई की पावर 4 को लिख दूंगा आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी बच्चों आप लोगों को ये भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा और सुनो बच्चों, और सुनो एक लास्ट बार। आई की पावर 0 क्या होता है? मैंने कहा किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होता है।
तो ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, याद रखना है आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई की पावर 4 1 होता है, आई की पावर 0 1 होता है। चलो मैं यहां पहुंच गया था बच्चों, मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, मैंने जनरली वैसा ही मल्टीप्लाई कर दिया था जैसा हम मल्टीप्लाई सालों से बचपन से करते आ रहे हैं, दोनों को आपस में टर्म्स को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने नोटिस किया बच्चों ax प्लस, इन दोनों के पास तो i है, इन दोनों से i कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा bx प्लस ay प्लस आई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू बी वाई। तो मैंने नोटिस किया बच्चों कि मेरा इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इतना रहा, ये वाला इमेजिनरी पार्ट मेरा रियल बन गया, क्योंकि आई स्क्वायर -1 है, ये माइनस बी वाई हो जाएगा। तो मैंने कहा ये आ जाएगा ax माइनस बी वाई प्लस आई बी एक्स प्लस ए वाई, आंसर यह है z1 इंटू z2। बाकी ये नंबर होंगे तो ज्यादा क्लियर करेंगे बातों को, वहां ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, यहां नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अभी एग्जांपल भी देख लोगे कुछ समय, थोड़ा टाइम रुक के। अब आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication of complex number। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैंने कहा कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, मैंने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा बच्चों हमेशा। तो मैंने कहा क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ बच्चों। मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो गिव्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, multiplication of two complex numbers also gives a complex number। क्या देता है बच्चों वो? also gives a, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी हमें वापस कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। नंबर 2 होता है बच्चों कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव अगली होती है बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है बच्चों अगली? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है बच्चों? इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर Z1 और Z2 क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो तब Z1 इंटू Z2 बराबर होगा Z2 इंटू Z1 के। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है, ठीक है। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है। अब चलते हैं बच्चों कॉम्यूटेटिव के बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी एक ही बात होती है बच्चों। मैंने कहा ये कहता है अगर Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इफ Z1, Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो मैंने कहा तुम लोग Z1 को Z2 में मल्टीप्लाई करके उसको Z3 में मल्टीप्लाई करो, या Z1 को मल्टीप्लाई कर दो Z2 इंटू Z3 में, बात एक ही होती है। इसको कहते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इफ Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 या Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 एक ही बात होती है, ठीक है। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है बच्चों।
मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसको देख लो बच्चों। चौथा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बताता हूं इसका मतलब। याद है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ा होगा क्लास 8 में, ऐसा कुछ कि कभी a प्लस बी हो, उससे c मल्टीप्लाई करने आ रहा हो तो c पहले a से मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन बीच वाला लगेगा, फिर c b से मल्टीप्लाई होगा। याद आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। मैंने कहा लेट z1 z2 z3 बी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेट कर लो, ठीक है। z1 z2 z3 को बच्चों 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। मैंने कहा देन, मैंने कहा z1 मल्टीप्लाई होगा z2 प्लस z3 से। अगर z1 मल्टीप्लाई होगा z2 प्लस z3 से तो आएगा बच्चों z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। ठीक है, यह हो सकता है, सीख लो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई हो रहा हो z3 से, तो z3 पहले z1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा z1 z3, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर z2 z3। बात एक ही है, मैंने बस आगे पहले z1 लिया, फिर पीछे z3 ले लिया। एक ही बात है, दोनों एक ही चीजें दर्शाते हैं, एक ही चीजें डिनोट कर रहे हैं वो दोनों, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो ये 4 लॉ हैं, अभी लॉ और हैं बच्चों, ये 4 ही हुए हैं अभी, ठीक है, और भी लॉ हैं, अभी 2 लॉ और हैं, इसमें 6 लॉज आते हैं बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 5वीं प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये भी एक प्रॉपर्टी है मेरी, प्रॉपर्टी नंबर 5। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि z में क्या मल्टीप्लाई करूं कि z ही आ जाए। मैंने कहा z में कॉम्प्लेक्स नंबर ना 1 मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअली 1 मत करो, 1 प्लस 0i कर दो। z में मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस 0i, जो कि 1 ही होता है, तो तुम्हें वापस z मिल जाएगा। वेयर 1 प्लस 0i 1 होता है वैसे तो, एंड is known as multiplicative identity of z, and is known as multiplicative identity of z। क्या कहते हैं उसको? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा लेट कर लो z be a complex number, then z इंटू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वही वापस z आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसकी बात हो रही है। मैंने कहा उसको 1 से, मतलब 1
से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको 1 प्लस 0i भी बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया 1 प्लस 0i या 1। अब छठा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखने लायक है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। मैंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब मैंने कहा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस 1 आ जाए। मैंने कहा ये क्या कहता है, सारी कहानी इसकी सुनो। मैंने कहा z में क्या मल्टीप्लाई करूं कि z आ जाए। मैंने कहा z में z का इनवर्स मल्टीप्लाई करो ना, तभी तो z की पावर 1 और -1 0 होके एनीथिंग पावर 0 1 हो जाएगी। z को 1 अपॉन z से मल्टीप्लाई करो, z को मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन z से, तो तुम्हें 1 मिल जाएगा। तो 1 अपॉन z को ऊपर लाओ, z की पावर -1 से मल्टीप्लाई करो, उसको कहते हैं इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, वेयर z इनवर्स इज नोन एज, वेयर z इनवर्स इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। z इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं बच्चों, z इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं बच्चों z का। ठीक है, z इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं बच्चों ऑफ z। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने लेट कर लिया z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे केस में अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो उसको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। दिक्कत यह है हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिक्कत है हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिक्कत यही है, हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव, हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जस्ट उसको क्या बोल सकते हो, खाली इनवर्स बी, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा लेट कर लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, जो मर्जी है। वो मैं ज्यादातर a प्लस आई बी लेता हूं इसको, इसलिए मैंने a प्लस आई बी ही ले लिया। मैं ज्यादातर चीजें फिक्स रखता हूं अपने जीवन में, तो z a प्लस आई बी मैंने ले लिया। मैंने कहा मुझे निकालना है z की पावर -1, इसका इनवर्स। मैंने कहा z इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन z, और 1 अपॉन z का मतलब होता है 1 अपॉन a प्लस आई बी। मैंने कहा ये इसका z इनवर्स है, लेकिन मैंने कहा अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है, ये 1 अपॉन a प्लस आई बी फॉर्म में है। मैंने कहा जब भी कोई चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, उसमें डिनोमिनेटर में कुछ हो, तो उसको रेशनलाइज कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो a माइनस आई बी से, डिवाइड कर दो a माइनस आई बी से, इससे क्या होगा z इनवर्स निकल जाएगा। हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन मैं बताऊं आएगा क्या, तो हमें याद करना होता है एक्सप्रेशन, जिसको याद होगा उसका झट से आंसर आ जाएगा, वरना 3-4 स्टेप, वैसे बहुत बड़ा स्टेप्स नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगता करने में। मैंने कहा मेरे को तो डायरेक्ट याद है, z इनवर्स बराबर आता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने कहा यही आएगा इसको सॉल्व करके। मैंने कहा ये याद करना होता है, तुम लोगों ने, याद हो जाए ठीक है, ना हो तो रटनी नहीं होती है बच्चों मैथ्स। मैथ्स को रटना जितना अवॉइड करो, देखो हमारा तो काम है पढ़ाना, तो हमें चीजें याद भी होनी चाहिए। तुम भी याद कर लो, अच्छा है, तेज हो जाएगा काम। डायरेक्ट a प्लस आई बी 2 प्लस 3i दे रखा है, तो a 2 हो गया, b 3 हो गया, सीधे यहां वैल्यू डाल दो आंसर, वरना ये 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे, और ये स्टेप बहुत भयानक नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। मैंने कहा यही होगा z इनवर्स 1 अपॉन z से निकलेगा, और z इनवर्स बराबर होगा a माइनस आई बी इंटू 1,
ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने कहा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं यहां पे, ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं यहां पे, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी है आई बी तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा, मैंने कहा जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा बराबर ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर को ले लूंगा -1 इंटू बी स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, -1। कहोगे किसने बताया, मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को। देखो आई स्क्वायर कहीं बताया, ये आई स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर -1 होता है। बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी बच्चों। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ी जगह की कमी है लेकिन दिल में बहुत जगह है तो बनाएंगे जगह, कराना चाहते हैं तुम्हें हम ये पूरा टॉपिक अच्छे से। ठीक है, एक स्टेप की जगह हमने और बनाई है, उसको अलग पेन से लिख रहे हैं ताकि घचपच ना दिखे। मैंने कहा z इनवर्स बराबर आ जाएगा, बल्कि अभी वहीं लिखता हूं पहले, अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करूंगा इसको। ये बराबर आ जाएगा a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस ऑफ -1 +1 हो गया बच्चों। अच्छा, अब अगला स्टेप देखो बच्चों, मैंने कहा अब मुझे जो मिल गया है z इनवर्स, ये मिल गया है, एलसीएम दोनों के नीचे तोड़ दिया। नाउ मैंने कहा z इनवर्स a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। फिर मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया, बीच में माइनस को बी को दे दिया और प्लस लिख दिया, माइनस बी अंदर कर दिया, ए प्लस आई, ये पूरा बी हो गया, ए प्लस आई बी फॉर्म में ले आया मैं इसको। ठीक है, ये हमने याद हमने ये करना होता है वैसे डायरेक्ट। ठीक है, बाकी स्टेप्स यूज करके तुम सॉल्व भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे हमने ये सीखा था ना बच्चों कुछ टाइम पहले कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करते, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐड कर दो उस नंबर का नेगेटिव। ऐसे ही हम अब ये जानेंगे कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन डिवाइड कभी नहीं करते। क्यों? डिवाइड करने के लिए उनको आपस में उनके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, वो मैं समझाऊंगा। पहले बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इधर वाले खास तौर पर ये। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें बच्चों, आगे की तरफ चलें। अब मैंने कहा वैसे तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाह रहा था, तो बीच में एक पेज इंसर्ट कर देता हूं यहां पे। ठीक है, एक सेकंड रुको, इंसर्ट होगा नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ है ना, नहीं सॉरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो उसमें इंसर्ट होगा नहीं। चलो एक काम वही करते हैं जो हम कहना चाह रहे थे आप लोगों से। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं डिवीजन के बारे में, यहां कहीं कोने कोने जगह बचेगी तो हम बता ही देंगे जैसे जैसे। मैंने कहा इसको मुझे a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है, a प्लस आई बी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मैंने कहा सॉल्व करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में है क्योंकि ये, तो -5/8 आई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, -5/8 आई स्क्वायर। सबसे पहला काम किया करो बच्चों, इसको z लेट कर लिया करो, जो भी लाना है उसको क्या मान लो, z, ऐसा लेट कर लो। ठीक है, तो z बराबर हो जाएगा -5i मल्टीप्लाइड बाय 1/8i। बात क्लियर है?
मैंने कहा z हो जाएगा -5/8 आई स्क्वायर। सबको पता है आई स्क्वायर होता है -1। मैंने कहा z हो जाएगा -5/8 इंटू -1 + 5/8, लेकिन a प्लस आई भी है तो खाली a आया, पक्का इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा ना, तो a + 0i। ये मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया a + ib फॉर्म में। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम लेट कर लो इसको z, जो भी लाना है उसको z मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये आ जाएगा -i मल्टीप्लाइड बाय 2i मल्टीप्लाइड बाय -1/8 इंटू आई का क्यूब। ठीक है, मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा z बराबर हो जाएगा -i इंटू 2i करेंगे तो -2i स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/8 का क्यूब करूंगा तो -1 का क्यूब -1 होगा, i का क्यूब i क्यूब होगा, 8 का क्यूब 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 2 3, 8 6 जा 48, 512 बच्चों, 512/512 ये आएगा। अच्छा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा 2i स्क्वायर और i की पावर 3 i की पावर 5। ठीक है, 2i की पावर 5 अपॉन 512 ये बन जाएगा। मैंने कहा ये z बन जाएगा ये, अब ये कैंसिल होंगे, 2 से 512 कैंसिल होगा तो ये होगा 2 1 जा 2, ये कटेगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। मैंने कहा ये जो आ जाएगा z, मैंने कहा ये आ जाएगा i की पावर 5 अपॉन 256। मैंने कहा i की पावर 5 को मैं क्या कर सकता हूं ना, i की पावर 4 1 होता है क्योंकि, तो i की पावर 4 इंटू i की पावर 1 लिख सकता हूं अपॉन 256। मैं इसको और i की पावर 4 को 1 लिख सकता हूं, इंटू i की पावर 1 को i लिख सकता हूं अपॉन 256। 1 इंटू i होता है, तो z आ गया i अपॉन 256। तो a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है ना, a प्लस आई बी, i अपॉन 256 आया ये z। ठीक है, मेरे को तो लेकिन a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है। मैंने कहा मेरा z बराबर आ जाएगा, a तो है ही नहीं इसमें तो 0 लिख दो उसको, 0 प्लस 1/256 i या i/256, बात तो एक ही है। देखो बच्चों, सिंपल सिंपल चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात करते हैं। चलो भाई, अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 के बाद क्या है। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास 5 - 3i के होल क्यूब को a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे इसको करने के लिए x माइनस वाई का होल क्यूब आना चाहिए। मैंने कहा वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब या x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। यही होता है बच्चों, यही होता है ना a माइनस बी का होल क्यूब, ये बचपन से तुम लोग पढ़ते आए हो। मैंने कहा इसकी मदद से इसको हम निष्कर्ष तक इसके पहुंचेंगे। मैंने कहा इसको सबसे पहले लेट कर लो, z मान लो, उसको z की वैल्यू निकालो, कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है। ठीक हो गया, मैंने कहा ये z हो गया। मैंने कहा ये 5 - 3i का क्यूब है ना, तो z हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अच्छा, मैंने यहां प्लस लिख दिया गलती से बच्चों, मैंने गलती से उधर प्लस लिखा है बच्चों, बाय मिस्टेक हुआ है मुझसे।
ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैंने गलती से लिखा है, सही कर दिया बच्चों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा ये बराबर आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 आई क्यूब, माइनस 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 आई, ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 3 आई। ठीक है, मैंने कहा इसको और सॉल्व कर लेता हूं। 125 माइनस 27 आई क्यूब होता है बच्चों माइनस आई, आई क्यूब होता है माइनस आई, चेक कर लेना, पिछले थोड़ा सा पीछे पढ़ाया था मैंने कहा माइनस 45 आई को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने कहा माइनस 45 आई को, तो 45 2 जा 90, 45 4 जा 180, 225, 45 5 जा माइनस का 225 आई। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 45 3 जा 135, 135 आई इंटू आई स्क्वायर, फिर लास्ट में आंसर चेक कर लेंगे। मैंने क्या हो जाएगा 125 माइनस माइनस प्लस 27 आई माइनस 225 आई प्लस 135 आई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। मैंने कहा बराबर हो जाएगा 125 माइनस 135, यहां आगे से आ गया ये। ठीक है, ये मैं यहां ले आया इसके साथ, फिर प्लस 27 आई माइनस का 225 आई, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 125 में से 135 माइनस करेंगे, माइनस का 10 बचेगा। 225 में से 27, नेगेटिव के 225 में से 27 माइनस करोगे तो माइनस का 198 आई बचेगा। तो मैंने कहा जो z आ गया a प्लस आई बी फॉर्म में -10 माइनस 198 आई आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसको आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, मेरे पास आंसर है इसका। ठीक है, एनसीईआरटी की पीडीएफ है हमारे पास, 1 सेकंड में चेक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है बुक में -10 माइनस 198 आई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, और देखते हैं बच्चों आगे सवाल। इसको भी a प्लस आई बी फॉर्म में लेके आना है, ले आएंगे, लेकिन इसमें बच्चों थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मैंने इसको पहले तो z मान लिया, -√3 प्लस √2 के अंदर -2, इसको i के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसा कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों ये। मैंने कहा ये जो z है ये बराबर हो जाएगा मेरा, मैंने कहा जो मेरा z है ये बराबर हो जाएगा -√3 प्लस √2 इंटू √-1 लिखूंगा, तो i√2 लिख दूंगा इसको, मल्टीप्लाइड बाय 2√3 माइनस आई। इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, z आ जाएगा -√3 इंटू 2√3, √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। -√3 को i से करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i√3। ठीक है, उसके बाद i√2 को इससे करूंगा, i इंटू 2 तो हो जाएगा 2i, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6, फिर इससे करूंगा प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर इंटू √2। मैंने कहा z बराबर आ जाएगा -6 प्लस, इन दोनों में से i कॉमन ले लो, √3 प्लस 2√6 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू √2, -1 इंटू √2। मैंने कहा z बराबर हो जाएगा -6, मैंने कहा z बराबर हो जाएगा -6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √2, ये रियल पार्ट हो जाएगा -6 प्लस √2 वाला, प्लस i √3 प्लस 2√6, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली z आ जाएगा √2 -6, -6 प्लस √2 की जगह √2 -6 प्लस i √3 प्लस 2√6। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, प्लीज बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ठीक है, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से मैच करेगा तो उसका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उनने यहां पे i√3 कॉमन ले रखा है और यहां पे 3 + 2 रूट समथिंग 2√2 शायद ऐसा कुछ आ रहा होगा। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे करेक्ट आंसर है a + ib फॉर्म में ही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस तो और भी पॉसिबल हैं यहां पे। ठीक है, चलो एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का भी कर लेते हैं, हमने किया नहीं अभी तक एक भी। देखो, मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का मैंने कहा, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकालो, एक वो मेथड यूज करके निकालो जो अभी समझाया था। ठीक है, मैंने कहा दोनों में बराबर टाइम लगेगा, ऐसा नहीं एक बहुत जल्दी होगा एक बहुत तेज होगा। मैंने कहा तुम्हें z दे रखा है 2 - 3i, इस क्वेश्चन से a की वैल्यू निकालो। मैंने कहा सबसे पहले इसको a + ib फॉर्म में लाओ, 2 + -3 × i। सही, इससे a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -3, और z इनवर्स का एक फॉर्मूला था a/a² + b² प्लस -b/a² + b²i, ये उसका फॉर्मूला था। मैंने कहा z इनवर्स बराबर आएगा 2/2² प्लस -3² प्लस -b -3 अपॉन a² प्लस b²i, यही आएगा। मैंने कहा z इनवर्स बराबर आ जाएगा 2/2² 4, 3² 9, 4 + 9 कितना होता है 2/13 प्लस ये हो जाएगा 3/13i। मैंने कहा ये होता है इसका इनवर्स। ठीक है, मैंने कहा एक तरीका और था डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से अच्छा तुम स्टेप्स फॉलो कर लेते निकालने के, जो हमने वहां फॉर्मूला निकालने के लिए फॉलो किए थे। ठीक है, मेथड 1, यहां पे हम लोग एक मेथड से और इसको करने जा रहे हैं। मैंने कहा z = 2 - 3i है, z इनवर्स 1/z होगा और 1/2 - 3i होगा। उम्मीद करता हूं बात क्लियर है। मैंने कहा था z इनवर्स 1/2 - 3i है, तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा 2 + 3i से 2 + 3i से। मैंने कहा ऐसा करने से z इनवर्स आ जाएगा ऊपर 2 + 3i अपॉन a + b a - b a² - b²। ठीक है, मैंने कहा z इनवर्स आ जाएगा 2 + 3i अपॉन 2² 4 -3² 9 और i²। मैंने कहा z इनवर्स बराबर आ जाएगा 2 + 3i अपॉन 4 -9 i² हो जाएगा -1। मैंने कहा z इनवर्स आ जाएगा 2 + 3i अपॉन 4 + 9। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, उसको इधर कर देते हैं। नाउ z इनवर्स बराबर आ गया है 2 + 3i अपॉन 13, 9 + 4 13। एलसीएम तोड़ दो दोनों में, z इनवर्स इक्वल टू 2/13 प्लस 3/13i। मुझे लगता है सेम आ गया होगा जहां तक है। ठीक है, इसको हटा ही देता हूं, लाइन को, खाली कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। 2/13 प्लस 3/13i, देखो चेक कर लो, चेक कर लो कितना बेहतरीन कैलकुलेशन आया है, बढ़िया आया है सब कुछ। ठीक है, बात एक ही है, बात एक ही है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मेरी बात सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। क्वेश्चंस तो अभी बहुत बचे हुए हैं, हमारे पास क्वेश्चंस हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि टाइम को देखते हुए हमारी और भी क्लासेस हैं, ठीक है, टाइम को देखते हुए इसकी आगे की वीडियो हम, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में अलॉन्ग विद अदर टॉपिक्स सॉल्व करवाएंगे बच्चों। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। प्लीज बच्चों वीडियो को अपने क्लास 11 के साथियों के साथ शेयर करो, क्लास 10th के बच्चों के साथ शेयर करो, ऐसे लोगों के साथ शेयर करो, अपने घर के फोनों से सब्सक्राइब करो बच्चों, वीडियो देखा करो बच्चों, पूरी लाइक करा करो, कमेंट करा करो, अगर पसंद आई हो वीडियो तो शेयर करा करो बच्चों अपने स्टेटस में। ठीक है, जितना हो सके शेयर करो बच्चों। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करो, खुश रहो और मस्त रहो। थैंक यू सो मच बच्चों।